समर सिंह ने अपने जाल में फंसाया आकांक्षा दुबे को। हाँ, और सर इसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग और वायरल हो रहा है आकांक्षा दुबे की माताजी का। उसमें वो निशा पांडे एक भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं, उनसे बात करती हैं और पीछे से एक अनुराधा नाम की लड़की आती है, निशा पांडे को गाली गलौज करके उसका फ़ोन कट कर देती है और वो लड़की मुंबई की रहने वाली है। और अनुराधा, और उस लड़की का नाम अनुराधा है और आकांक्षा दुबे की माँ उनका नाम ले रही है कि अनुराधा नाम की कोई लड़की है जिसने सबसे पहले ये मुझे खबर दिया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। देखिए, वो जो मुंबई की लड़की है ना, उसका पूरा का पूरा कंडक्ट जो है सस्पेक्टेड है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रगलर की तरह है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप नाम ले रही हैं, आप ले सकती हैं। तो वो बिल्कुल स्ट्रगलर लड़की है। उसके पास कैसे इतने पैसे अचानक आए कि वो फ्लाइट का डायरेक्ट टिकट लेकर के उसी दिन मुंबई से बनारस आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सारे लोगों को जल्दीबाजी करके, मैं आकांक्षा की दोस्त हूँ, जबकि आकांक्षा की कोई दोस्त न उसको जानती थी न पहचानती थी, और वो आकर के जबरदस्ती करके यहाँ लोगों को करके आकांक्षा दुबे की लाश जलवाने का जो अधिकतम प्रयास जल्दी से जल्दी हो सकता था, वह काम उस लड़की ने किया। और उसके भी खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की और जांच की मांग की है। हम लोग इसका सारा एफिडेविट माननीय न्यायालय के माध्यम से देंगे। सर आकांक्षा दुबे के लाश पे उसके माँ बाप का हक होना चाहिए। माँ बाप के हक से ज्यादा कैसे एक दोस्त इतनी जरूरी हो गई कि दोस्त को जल्दबाजी थी उसके लाश को जलाने की। मैं आपको बताऊं, ये बनारस में अमूमन चर्चा का विषय है कि एक लड़की जो मुंबई से आती है और कैसे सबको प्रभाव में लेकर के और वो उसके अंतिम संस्कार करवाती है। और जब आकांक्षा की माताजी ने उससे कहा कि बिटिया इतनी दूर से आई हो, चलो घर आराम कर लो एक दो दिन, तो उसने कहा नहीं, मेरा होटल बुक है। मतलब पहले से होटल बुक करा के, फ्लाइट की इतनी महंगी टिकट लेके, अभी अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति जाए सामान्य तौर पर यदि आज की फ्लाइट टिकट लेने, तो मुझे लगता है 20 से 25 हजार रुपए उसका कास्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके अगले दिन का ही वापस रिटर्निंग का भी टिकट था। तो उसके नेटवर्क की और उसके मोबाइल्स वगैरह की जांच कराई जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस पर वो लोग भी सामने आएंगे जिनका सीधे तौर पर हत्या में नाम है। सर बहुत बड़ा ये मामला, बहुत बड़ा जालदार लग रहा है। इसमें काफी लोगों का नाम सामने आया है। कब तक दोषियों को सजा मिलेगी? मतलब समर सिंह आकांक्षा दुबे को मारते थे, पीटते थे और 3 साल से टॉर्चर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे। ये बात वो बेचारी आकांक्षा रो के अपनी माँ को बताती थी। और जितने भोजपुरी इंडस्ट्री द्वारा इस तरह से चमक धमक के जाल में फंसा लिया गया कि वो अपना पैर पीछे नहीं मोड़ पा रही थी। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के द्वारा नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ग्रुप्स हैं। उनमें एक ग्रुप जो समर सिंह वाला ग्रुप है, समर सिंह यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो समर सिंह यादव जी ने उसको एक तरीके से अपने जाल में फंसाया और फिर उसका शोषण करते रहे 2-3। मतलब आकांक्षा दुबे के जन्मदिन वाले दिन उसे मारा पीटा भी गया। आप उस दिन का अगर उसका इंस्टाग्राम का फोटो देखेंगी और नॉर्मल डेज का फोटो देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक षड्यंत्र के साथ जब वो बनारस में थी एक अपने गाने की फिल्म की शूटिंग के लिए, तो कुछ लोगों ने उसको रात में एक पार्टी में बुलाया। वो पार्टी उन्हीं लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी जो लोग इसको आकांक्षा को मारना चाहते थे। और एक पूरी प्लानिंग के साथ उसको ऐसी जगह पे रुकवाया गया जहां पर वो लोग थोड़ा उनको सहूलियत हो सके। और मैंने आप लोगों ने एक फोटो देखा होगा जिस तरह से उसकी लड़की पड़ी हुई है, बेड पर बैठी हुई है, तो कोई भी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जानकार या कोई भी अधिवक्ता या कोई भी डॉक्टर इस पूरी धरती का, मैं इंटायर वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, पूरी धरती का कोई भी डॉक्टर या कोई भी अधिवक्ता ये नहीं बता सकता है इसको आत्महत्या कहेगा जिन परिस्थितियों में उसकी लाश पाई गई। एडवोकेट शशांक शेखर जी हैं जो कि आकांक्षा दुबे का केस लड़ रहे हैं, केस निःशुल्क लड़ रहे हैं। और सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर इस केस को आप कैसे देखते हैं, आकांक्षा दुबे वाले केस को? देखिए, एक सीधी सादी लड़की जो अच्छा गाना गाती थी
वो एक रील बनाती है और रील बना के थोड़ा पॉपुलर होती है और उससे उसकी प्रतिभा समाज के सामने आती है और फिर उसकी उसी प्रतिभा से उसको कुछ मुंबई में काम मिलता है जी। और मुंबई में जाकर के वो अपना काम शुरू करती है। फिर जो लोग मुंबई में भोजपुरी फिल्म के ठेकेदार हैं जी, उनकी नजर उस पर पड़ती है और उसकी क्षमताओं और व्यक्तित्व को देख करके उसको हायर करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, अपने पूरे सिस्टम में कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके शोषण और टार्चर का खेल शुरू होता है। तो जो मुझे बताया गया आकांक्षा की मां के द्वारा और अन्य स्रोतों से जो मुझे पता चला वो ये था कि जिन लोगों के साथ वो काम कर रही थी वो लोग उसको बिल्कुल अपने कैप्चर में रख करके उसको ब्लैकमेल करके उसको टॉर्चर करके काम कराते थे और उसको उसका मेहनताना भी बदले में जो उसका पारिश्रमिक था वो नहीं दिया जाता था जी। और बहुत मुश्किल से जब वो उनके धीरे धीरे उसमें वो कई प्रकार से उसको ब्लैकमेल करते थे, वो चीजें अभी पुलिस और प्रशासन के सामने कोर्ट के सामने आएंगी। तो वो बेचारी अपनी माँ और एक दो सहेलियों के साथ डिस्कस करती थी और रोती थी कि मुझे ऐसे बंबई में मैं ऐसे फंस गई हूँ, मुझे ऐसे कर लिया गया है, ये हो गया। और जब उसने उस पूरे चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास किया और एक उस व्यक्ति को छोड़ करके जिसने इनको अपने चक्रव्यूह में रखा हुआ था, अन्य कलाकारों के साथ जब इसने काम करने का प्रयास किया तो वहां से धमकियां आने लगी कि हत्या कर दी जाएगी, हमारे बड़े सोर्स हैं, हम बड़े लोग हैं और तुम ऐसे रह नहीं पाओगी, तुम्हारे वीडियोस वगैरह वायरल कर दिए जाएंगे। जी जी तो जी। बेचारी परेशान होकर के अपने छोटे मोटे कामों को करती थी, लेकिन अंतिम तौर पर जब आकांक्षा दुबे का जन्मदिन था कुछ दिन पहले जी, तो उस दिन जिन लोगों ने उसको अपने कैप्चर में करके रखा हुआ था उन लोगों ने उसको मारा पीटा और उसका मतलब जन्मदिन, मतलब आकांक्षा दुबे के जन्मदिन वाले दिन ने उस जन्मदिन वाले दिन उसे मारा पीटा भी गया। आप उस दिन का अगर उसका इंस्टाग्राम का फोटो देखेंगी और नॉर्मल डेज का फोटो देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक षड्यंत्र के साथ जब वो बनारस में थी एक अपने गाने की फिल्म की शूटिंग के लिए जी, तो कुछ लोगों ने उसको रात में एक पार्टी में बुलाया। वो पार्टी उन्हीं लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी जी, जो लोग इसको आकांक्षा को मारना चाहते थे और एक पूरी प्लानिंग के साथ उसको ऐसी जगह पे रुकवाया गया जहां पर वो लोग थोड़ा उनको सहूलियत हो सके। और मैंने आप लोगों ने एक फोटो देखा होगा जी जी जी, जिस तरह से उसकी लड़की पड़ी हुई है, बेड पर बैठी हुई है, तो कोई भी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जानकार या कोई भी अधिवक्ता या कोई भी डॉक्टर इस पूरी धरती का, मैं इंटायर वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, जी जी जी, पूरी धरती का कोई भी डॉक्टर या कोई भी अधिवक्ता ये नहीं बता सकता है इसको आत्महत्या कहेगा। जिन परिस्थितियों में उसकी लाश पाई गई वह प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बनता है और साक्षी दुबे की माता जी ने सर्वप्रथम जो अपना एप्लीकेशन थाने पर दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि इसमें हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसको पिछले कई दिनों से धमकियां दी जा रही थी, 3 साल से उसको टॉर्चर कर ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय थाने के कुछ लोग हो सकता है कि अभी जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनके प्रभाव में रहे हो या इस मामले को हल्के में लेने का प्रयास किए हो, तो उन लोगों ने एक दूसरा एप्लीकेशन लिखवाया और दूसरा एप्लीकेशन लिखवा करके कमजोर धाराओं में 306 में मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया उन लोगों ने। बिल्कुल, इसमें एक्सटॉर्शन की धारा होनी चाहिए थी, ब्लैकमेलिंग की धाराएं होनी चाहिए थी और जिस तरह से उसको वीडियो वगैरह बना करके उसको ब्लैकमेल किया जाता था पिछले 3 सालों से, तो वो और हत्या की धाराएं होनी चाहिए थी। और आकांक्षा दुबे की माता जी के एप्लीकेशन में ये सारी बातें थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने तात्कालिक रूप से इस मामले को हल्का करने के लिए एक अन्य एप्लीकेशन उनके चाचा से लिखवाया और उस पर FIR बात कही गई थी और यह बताया गया था कैसे उसने 21 तारीख को जान से मारने की धमकी दी थी और फिर 24 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। अच्छा सर, इसमें बहुत बड़ा नाम समर सिंह का आ रहा है जो कि आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आकांक्षा दुबे ने बहुत जगह एक्सेप्ट भी किया है कि समर सिंह मेरा बॉयफ्रेंड था। तो समर सिंह का नाम सर इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए, समर सिंह का नाम नहीं आ रहा है, समर सिंह के नाम से ही हत्या की एप्लीकेशन
आकांक्षा दुबे के माताजी के द्वारा दी गई थी। अच्छा। और देखिए, एक वाराणसी के अति पिछड़े भदोही जनपद के चौरी गांव की एक लड़की जो अपने घर गांव का काम करके खुश थी, वो खुशी में कुछ गाने गाती है, उसको रील पे वायरल होता है, तो उसको तो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब उसकी रील जब वायरल होती है तो मुंबई में उसको गाने के लिए बुलाया जाता है। तो मुंबई में जो ठेकेदार लोग पूर्वांचल के और भोजपुरी फिल्मों के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में जो बोली जाने वाली भाषा है, उसके जो ठेकेदार वहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया और एक 25-26 साल की अनमैरिड लड़की के साथ एक 40-42 साल के एक मेच्योर्ड मैन के साथ, जो कि पूर्व से विवाहित है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता कैसे हो सकता है? सर आप किसका नाम कह रहे हैं? आप समर सिंह के बारे में ही बता रहे हैं? जी। अच्छा, समर सिंह ने अपने जाल में फंसाया आकांक्षा दुबे को। हाँ, और उसके साथ जाल में फंसा करके फिर जैसा कि एविडेंस से सामने है और जैसा आकांक्षा दुबे के परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया और जो प्रथम दृष्टया साबित है कि वो 3 सालों से उनको जाल में फंसा करके उनका एक्सटॉर्शन कर रहे थे और भी उनको कई तरीके से उनको परेशान कर रहे थे। मतलब समर सिंह आकांक्षा दुबे को मारते थे, पीटते थे और 3 साल से टॉर्चर कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। ये बात वो बेचारी आकांक्षा रो के अपनी माँ को बताती थी और माँ बेचारी निरीह, पिता है नहीं, 2 छोटे, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, गांव में कृषि का कार्य करते हैं और ऐसा छोटा काम ऐसे कृषि का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये लोग दुखी होते थे आपस में और इनकी माँ उनसे, लेकिन चूंकि उनको आकांक्षा को इस तरह से जाल में फंसा लिया गया था और जिस प्रकार से उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही थी, वो सिंडिकेट से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मतलब आकांक्षा को भोजपुरी इंडस्ट्री द्वारा इस तरह से चमक धमक के जाल में फंसा लिया गया कि वो अपना पैर पीछे नहीं मोड़ पा रही थी। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के द्वारा नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ग्रुप्स हैं। उनमें एक ग्रुप जो समर सिंह वाला ग्रुप है, समर सिंह यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो समर सिंह यादव जी ने उसको एक तरीके से अपने जाल में फंसाया और फिर उसका शोषण करते रहे 2-3 सालों तक। और उसको अब देखिए, श्री अस्मिता का प्रश्न है, चूंकि वो स्वर्गीय हो चुकी है, इसलिए वो सारी बातें ऑन द कोर्ट है तो अच्छा है, बिल्कुल विषयों पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस छोटी बच्ची के साथ इस तरह का कार्य किया जा रहा था, और निश्चित तौर पर एक बड़ा अपराध है। और इस तरह उन लोगों के जाल में ऐसी बहुत सारी लड़कियां पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की फंसी हुई है, जिनके अंदर कला तो है लेकिन उनका बैकग्राउंड नहीं है। जब वो मुंबई की माया नगरी में जाती है तो लोग उन पर नजर रखते हैं और फिर इसी तरह का काम उनके साथ करते हैं। सर, इसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग और वायरल हो रहा है आकांक्षा दुबे की माताजी का। उसमें वो निशा पांडे, एक भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं, उनसे बात करती हैं और पीछे से एक अनुराधा नाम की लड़की आती है, निशा पांडे को गाली गलौज करके उसका फोन कट कर देती है और वो लड़की मुंबई की रहने वाली है। और अनुराधा, और उस लड़की का नाम अनुराधा है और आकांक्षा दुबे की माँ उनका नाम ले रही है कि अनुराधा नाम की कोई लड़की है जिसने सबसे पहले ये मुझे खबर दिया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। देखिए, वो जो मुंबई की लड़की है ना, उसका पूरा का पूरा कंडक्ट जो है सस्पेक्टेड है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रगलर की तरह है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप नाम ले रही हैं, आप ले सकती हैं। तो वो बिल्कुल स्ट्रगलर लड़की है। उसके पास कैसे इतने पैसे अचानक आए कि वो फ्लाइट का डायरेक्ट टिकट लेकर के उसी दिन मुंबई से बनारस आती है। बिल्कुल। और यहाँ पर सारे लोगों को जल्दीबाजी करके, मैं आकांक्षा की दोस्त हूँ, जबकि आकांक्षा की कोई दोस्त न उसको जानती थी न पहचानती थी, और वो आकर के जबरदस्ती करके यहाँ लोगों को करके आकांक्षा दुबे की लाश जलवाने का जो अधिकतम प्रयास जल्दी से जल्दी हो सकता के माध्यम से देंगे। सर, आकांक्षा दुबे के लाश पे उसके माँ बाप का हक होना चाहिए। माँ बाप के हक से ज्यादा कैसे एक दोस्त इतनी जरूरी हो गई कि दोस्त को जल्दबाजी थी उसके लाश को जलाने की।
मैं आपको बताऊं, ये बनारस में अमूमन चर्चा का विषय है जी। कि एक लड़की जो मुंबई से आती है और कैसे सबको प्रभाव में लेकर के और वो उसके अंतिम संस्कार करवाती है। और जब आकांक्षा की माताजी ने उससे कहा कि बिटिया इतनी दूर से आई हो, चलो घर आराम कर लो 1-2 दिन, तो उसने कहा नहीं, मेरा होटल बुक है। मतलब पहले से होटल बुक करा के, फ्लाइट की इतनी महंगी टिकट लेके, अभी अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति जाए सामान्य तौर पर यदि आज की फ्लाइट टिकट लेने, तो मुझे लगता है 20 से 25 हजार रुपए उसका कास्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके अगले दिन का ही वापस रिटर्निंग का भी टिकट था। तो उसके नेटवर्क की और उसके मोबाइल्स वगैरह की जांच कराई जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस पर वो लोग भी सामने आएंगे जिनका सीधे तौर पर हत्या में नाम है। सर, बहुत बड़ा ये मामला, बहुत बड़ा जालदार लग रहा है। इसमें काफी लोगों का नाम सामने आया है। कब तक दोषियों को सजा मिलेगी? देखिए, अब पुलिस प्रशासन ने शुरू में थोड़ी लापरवाही बरती, बिल्कुल, लेकिन अभी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन स्थानीय जो पुलिस है, थाना सारनाथ वाराणसी में आता है, उस पर वादिनी का विश्वास नहीं है। आकांक्षा दुबे की मां को उस थाने की प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि वो विवेचना वो थाने से ट्रांसफर हो और किसी बड़े अधिकारी से कराई जाए, तो ताकि जो भी अपराध में लिप्त लोग हैं वो सामने आवे, और जो लड़कियां और इन लोगों के जाल में फंसी हुई हैं वो भी बाहर आवे, ताकि समाज का भी भला हो। और जो कलाकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से गरीब परिवारों के जाते हैं और उनका शोषण मुंबई की महानगरी में बैठे हुए कुछ यहाँ के माफिया करते हैं, वो ऐसा न कर सके, ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक न्याय की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। सर, इस केस को आपने कब हैंडल किया था? 2-3 दिन पहले मेरे पास इनके परिवार के लोगों का फोन आया था, और मुंबई के भी कुछ लोग जो अधिवक्ता है वहाँ हाई कोर्ट में, उनके माध्यम से मेरे पास ये लोग आए। तो मैंने इनको एडवाइस वगैरह करी, और बाकी जो भी इनकी मदद होगी वो मैं कर रहा हूँ और करूँगा। मतलब आप निशुल्क केस लड़ेंगे? बिल्कुल। वो कल उनकी माताजी दुखी थी, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा माता जी क्यों परेशान होती हैं, कानून अपना काम करेगा। बहन जी क्यों परेशान होती है, कानून अपना काम करेगा। हम लोग तो अदालत में काम करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से अपना दाल रोटी भर का खर्चा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी के लिए न्याय के लिए लड़ना हो तो हम लोग निःशुल्क लड़ेंगे। और आपको अगर 1 रुपया समझ में आएगा तो जिस दिन इस मामले के दोषियों को सजा होगी उस दिन 1 रुपया मेरी फीस के रूप में जरूर दे दीजिएगा। वाह सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आप जैसे वकीलों को सलाम है कि ऐसे केस आप लोग निशुल्क लड़ते हैं और हमारी बिहार की बेटियों को न्याय दिलवाते हैं। और सर, ये एक सवाल आपसे और रहेगा कि कौन से कोर्ट से ये केस लड़ा जा रहा है? जी, अभी वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस की प्रोसीडिंग होगी, और वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, क्योंकि ये 302 का मामला है। 306 में FIR जरूर है, लेकिन हम लोग इसको 302 में तरमीम कराएंगे। तो 302 का जो मुकदमा होता है वो मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM की अदालत में उसकी प्रोसीडिंग होती है। तो हम लोग इसको तरमीम कराएंगे और CJM की अदालत में इसका फॉर्मल प्रोसीडिंग होगी। और चूंकि 302 का मामला है, तो जब इसमें चार्जशीट आएगी तो ये सेशन कोर्ट को रेफर होगा। तो जिला जज या जिला जज के बराबर के कोई अधिकारी जिनको जिला जज वाराणसी नामित करेंगे, वो इसकी फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े।